नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की नृत्य परंपराओं की दुनिया में उतर रहे हैं। जी। हमें जो सामग्री मिली है वो इन कलाओं पर एक बहुत ही बेहतरीन नजर डालती है। पर आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा नृत्य किस राज्य से है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नृत्य भारत के इतिहास, समाज और आध्यात्मिकता का आईना कैसे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम भारतीय नृत्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं कर रहे होते। सही बात है। हम कहानी कहने की एक जिंदा परंपरा की बात कर रहे होते हैं। और इस परंपरा की मतलब दो मुख्य धाराएं हैं, शास्त्रीय और लोक। और आमतौर पर तो यही माना जाता है कि शास्त्रीय नृत्य नियमों में बहुत बंधे होते हैं और लोक नृत्य एकदम आजाद। क्या ये अंतर इतना सीधा है? हाँ और नहीं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य वाकई में नियमों पर आधारित है। अच्छा। इनका स्रोत है भरत मुनि का लिखा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, जी। और ये कोई मतलब सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे तो भारतीय नाटक, संगीत और नृत्य का एक तरह से संविधान ही माना जाता है। अच्छा। ये हर मुद्रा, हर भाव, हर ताल का विश्लेषण करता है। तो हाँ, अनुशासन तो है। लेकिन लोक नृत्य भी नियमों से परे नहीं है। उनके नियम समुदाय और परंपरा से आते हैं, किसी ग्रंथ से नहीं। मतलब वो जीवन के चक्र से जुड़े हैं। बिल्कुल। जन्म, फसल, शादी, त्योहार, इन सब से सीधे जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ शास्त्र है और दूसरी तरफ समाज। चलिए पहले शास्त्र से शुरू करते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय दर्जा दिया है। जी। शुरुआत भरतनाट्यम से करते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा जाना माना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से है, एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कला समय के साथ खुद को बदलती और बचाती है। इसका जो पुराना नाम था वो सदिर या दासीअट्टम था। दासीअट्टम, जी, क्योंकि इसे मंदिरों में देवदासियां करती थी। ये महिलाएं खुद को भगवान को समर्पित कर देती थीं और नृत्य उनकी पूजा का एक माध्यम था। लेकिन देवदासी प्रथा को लेकर तो काफी विवाद भी हुए थे, है ना? बिल्कुल। ब्रिटिश राज के दौरान इस प्रथा को एक सामाजिक बुराई के तौर पर देखा गया और इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई। हाँ, और एक समय तो ऐसा लगा कि ये कला खत्म ही हो जाएगी। लेकिन 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल जैसी हस्तियों ने इसे पुनर्जीवित किया। अच्छा। उन्होंने इसे मंदिरों के अहाते से निकालकर मंच पर एक सम्मानित कला के रूप में स्थापित किया। तो आज हम जिस भरतनाट्यम को देखते हैं वो सिर्फ एक प्राचीन कला नहीं बल्कि एक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत गहरा संदर्भ है। और तकनीकी तौर पर इसकी क्या पहचान है? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें शरीर की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हाँ, इसकी बुनियाद है अर्धमंडी मुद्रा। अर्धमंडी यानी घुटनों को मोड़कर बैठने की स्थिति, जो शरीर को एक सटीक त्रिकोण में बांटती है। ये संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। अच्छा। और फिर है हस्ता, यानी हाथों की मुद्राएं। ये सिर्फ सुंदर इशारे नहीं है, ये एक पूरी सांकेतिक भाषा है। मतलब एक ही मुद्रा के कई अर्थ हो सकते हैं। कई अर्थ। एक ही मुद्रा से नर्तक एक खिलता हुआ कमल दिखा सकता है, एक हिरन दिखा सकता है या चांद को दर्शा सकता है। इस भाषा को सीखने में सालों लग जाते हैं। अगर भरतनाट्यम मंदिरों से निकलकर मंच तक पहुंचा तो कथक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन उसका रास्ता शायद अलग था। वो मंदिरों से मुगल दरबारों तक गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कथक की कहानी असल में उत्तर भारत की कहानी है। इसका नाम कथा शब्द से आया है। कथा यानी कहानी। जी। शुरुआत में कथाकार मंदिरों में पौराणिक कथाएं सुनाते थे, लेकिन जब मुगल शासन आया तो ये कला मंदिरों से निकलकर शाही दरबारों में पहुंच गई और वहां इसका रूप बदल गया। कैसे? मतलब भक्ति से मनोरंजन की तरफ एक बदलाव आया? ठीक यहीं। दरबारों में जोर भक्ति से ज्यादा कला के प्रदर्शन पे हो गया। यहीं से कथक में तेज चक्कर यानी स्पिन्स, हाँ वो तो बहुत मशहूर है, और पैरों की जटिल कारीगरी, जिसे तक्कार कहते हैं, उसका विकास हुआ। ये एक तरह की प्रतिस्पर्धा बन गई थी। अच्छा, प्रतिस्पर्धा। हाँ, कि कौन सा नर्तक ज्यादा चक्कर लगा सकता है या घुंघरुओं से ज्यादा जटिल ताल निकाल सकता है। तो आज कथक में हमें दोनों चीजें मिलती हैं। बिल्कुल। कृष्ण की कहानियां भी मिलती हैं और वो दरबारी नजाकत भी।
यह हिंदू और इस्लामी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। जहाँ कथक में भावों को नजाकत से दिखाया जाता है, वहीं केरल का कथकली कहानी कहने के लिए एक बहुत ही नाटकीय और शक्तिशाली तरीका अपनाता है। ये तो नृत्य से ज्यादा एक डांस थिएटर लगता है। कथकली असल में एक महाकाव्य है जिसे मंच पर बिना शब्दों के प्रस्तुत किया जाता है। वाह! इसकी कहानियां रामायण, महाभारत और पुराणों से ली जाती हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय शायद इसके मेकअप और वेशभूषा को जाता है। बिल्कुल। हाँ, इसका मेकअप तो असाधारण है। हरा चेहरा, बड़ा सा मुकुट, लाल आंखें। इन रंगों का क्या कोई खास मतलब होता है? हर रंग एक चरित्र का प्रतीक है। हाँ। हरा रंग, जिसे पच्चा कहते हैं, हाँ। वो सात्विक और दैवीय पात्रों के लिए है, जैसे राम या अर्जुन। अच्छा। लाल दाढ़ी यानी चावन्ना ताड़ी दुष्ट और क्रूर पात्रों के लिए होती है। और काला रंग, करी, वो राक्षसी पात्रों के लिए। और इसे लगाने में तो बहुत समय लगता होगा। कलाकारों को 3 से 4 घंटे लगते हैं। यह सिर्फ मेकअप नहीं है, ये एक तरह का ध्यान है जिसमें कलाकार धीरे धीरे अपने पात्र में ढल जाता है। ये इतना विस्तृत और भारी होता है। हाँ। क्या ये कलाकार के चेहरे के भावों को सीमित नहीं करता? इसे पहनकर अभिनय करना कितना मुश्किल होता होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आपको लगेगा कि इतना मेकअप भावों को छुपा लेता होगा, पर होता इसका उल्टा है। अच्छा। ये चेहरे को एक कैनवस बना देता है जिस पर कलाकार अपनी आंखों, बाहों और होठों की मांसपेशियों से भावनाओं को उकेरता है। मतलब कलाकार बोलते नहीं है? एक शब्द नहीं, लेकिन उनकी आंखें पूरी कहानी कह देती हैं। ये अभिनय का एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप है। कहानी कहने की बात चल रही है तो आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी का जिक्र करना भी जरूरी है। जी। इसमें एक ऐसा तत्व है जो मुझे हमेशा हैरान करता है, वो पीतल की थाली पर नाचने वाला हिस्सा। हाँ, उसे एक तरंगम कहते हैं। तरंगम। नर्तक पीतल के थाली के किनारों पर पैर रखकर और सिर पर पानी से भरा कलश संतुलित करते हुए नृत्य करता है। ये तो संतुलन का एक कमाल का प्रदर्शन है। लेकिन इसका एक गहरा दार्शनिक अर्थ भी है। ये सिर्फ शारीरिक संतुलन नहीं है, बल्कि भौतिक दुनिया यानी पृथ्वी जो थाली है और आध्यात्मिक दुनिया यानी दिव्यता जो कलश है, उसके बीच संतुलन साधने का प्रतीक है। और ये भी अनोखा है कि कुचिपुड़ी में कलाकार कभी-कभी गाते और संवाद भी बोलते हैं, जो इसे कथकली या भरतनाट्यम से अलग बनाता है ना? बिल्कुल। कुचिपुड़ी में नृत्य, संगीत और नाटक तीनों का मिश्रण है। यह इसे बहुत जीवंत और सुलभ बनाता है। इसकी शुरुआत कुचेलापुरम गांव के ब्राह्मण पुरुषों के एक समूह ने की थी, जो गांव-गांव जाकर कहानियां सुनाते थे। तो इसमें वो नाटकीयता हमेशा से रही है। अब अगर हम भारत के पूर्वी तट की ओर चले तो ओडिशा का ओडिसी नृत्य है, जी, जो अपनी मूर्ति कला जैसी मुद्राओं के लिए जाना जाता है। ऐसा लगता है जैसे मंदिरों की मूर्तियां जिंदा हो गई हों। ये कोई संयोग नहीं है। ओडिसी का सीधा संबंध ओडिशा के मंदिरों से है, खासकर कोणार्क के सूर्य मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों से। अच्छा। इसकी सबसे खूबसूरत और पहचान वाली मुद्रा है त्रिभंग। त्रिभंग, जिसका अर्थ है शरीर का 3 जगहों से मुड़ना, गर्दन, कमर और घुटना। ये शरीर को एक एस आकार की ग्रेसफुल वक्रता देता है जो बहुत सुंदर लगती है। ये सिर्फ एक सुंदर मुद्रा है या इसका भी कोई गहरा मतलब है? इसका गहरा मतलब है। देखिए, सीधी रेखा तनाव और कठोरता का प्रतीक है, जबकि वक्र रेखा यानी कर्व कोमलता और प्रवाह का। त्रिभंग मुद्रा नृत्य में एक तरल गति पैदा करती है जो जीवन के उतार चढ़ाव का भी प्रतीक है। ये भगवान कृष्ण की पसंदीदा मुद्राओं में से एक मानी जाती है। कोमलता और प्रवाह की बात करें तो ये हमें सीधे मणिपुर के मणिपुरी नृत्य तक ले आता है, जी, जो राधा कृष्ण की रासलीला पर केंद्रित है। ये बाकी शास्त्रीय नृत्यों से काफी अलग लगता है। बहुत अलग। जहां भरतनाट्यम और कथक में पैरों की जोरदार थपथपाहट होती हैं, वहीं मणिपुरी में पैरों को जमीन पर बहुत धीरे से रखा जाता है। अच्छा। इसमें जोर आक्रामकता या ऊर्जा पर नहीं बल्कि भक्ति और कोमलता पर है। गति बहुत लहरदार और धीमी होती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कलाकार तैर रहा हो। और इसकी वेशभूषा भी तो अनोखी होती है। हाँ, वो एक कठोर बैरल के आकार की स्कर्ट जिसे पोटलुई कहते हैं, जिस पर शीशे जड़े होते हैं। और हमारे शास्त्रीय सूची में 2 और नृत्य हैं, केरल से मोहिनी अट्टम और असम से सत्रिया। मोहिनी अट्टम, जैसा कि नाम से पता चलता है, मोहिनी यानी भगवान विष्णु के स्त्री अवतार का नृत्य है। अच्छा। ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक एकल
लास्य प्रधान नृत्य है। इसकी पहचान है सफेद या ऑफ वाइट साड़ी जिस पर सुनहरी किनारी होती है। इसकी गति नारियल के पेड़ों की तरह झूलती हुई और बहुत शांत होती है। और सत्रिया? सत्रिया असम के सत्रों यानी मठों से निकला है। इसे 15वीं सदी के संत शंकरदेव ने भक्ति के एक माध्यम के रूप में बनाया था। तो इसे पहले सिर्फ भिक्षु ही करते थे? जी, लंबे समय तक सिर्फ पुरुष भिक्षु ही करते थे। हाल ही में इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है और अब महिलाएं भी इसे करती हैं। तो ये तो हुई शास्त्रीय नृत्यों की दुनिया जो ग्रंथों, गुरुओं, साधना पर टिकी है। जी, लेकिन अब उस दुनिया में चलते हैं जो शायद जमीन से और भी ज्यादा जुड़ी है, लोक नृत्यों की दुनिया। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। अगर शास्त्रीय नृत्य आत्मा का ध्यान है तो लोक नृत्य दिल का जश्न है। वाह, क्या बात है। भांगड़ा और गिद्दा सिर्फ बैसाखी पर होने वाला फसल का नृत्य नहीं है, यह पंजाब की जिंदा दिली का प्रतीक है। सही बात है। ढोल की एक थाप बजती है और शरीर अपने आप हरकत करने लगता है। बिल्कुल, ये सामूहिक खुशी का एक विस्फोट है। पुरुषों का भांगड़ा ताकत और जोश दिखाता है, तो महिलाओं का गिद्दा नजाकत और छेड़छाड़ भरी बोलियों से भरा होता है। जी हाँ। और गुजरात का गरबा और डांडिया तो नवरात्रि के दौरान पूरे देश में छा जाता है। हम सब डांडिया की डंडियां टकराते हैं, पर शायद इसके पीछे की कहानी नहीं जानते। इसके पीछे का प्रतीकात्मवाद बहुत सुंदर है। गरबा एक मिट्टी के घड़े जिसमें एक दिया जलता है कि चारों ओर गोल घूमकर किया जाता है। अच्छा, उसे गरबा कहते हैं। हाँ, वो घड़ा ब्रह्मांड का प्रतीक है और दिया जीवन का स्रोत। तो जब लोग उसके चारों ओर नाचते हैं तो वे जीवन के चक्र का जश्न मना रहे होते हैं। और डांडिया की डंडियों का क्या मतलब है? जो डांडिया की डंडियां हैं वे देवी दुर्गा की तलवारों का प्रतीक मानी जाती हैं, जिनसे उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक नाटकीय रूपांतरण है। ये तो नृत्य के जरिए एक कहानी में हिस्सा लेने जैसा है। इसी तरह राजस्थान का घूमर भी सिर्फ गोल गोल घूमना नहीं है। नहीं, घूमर में एक सामाजिक और सांस्कृतिक गहराई है। इसे भील जनजाति ने शुरू किया था और बाद में ये राजपूत महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान बन गया। जब एक नई दुल्हन अपने ससुराल आती है तो वो घूमर करके अपना परिचय देती है। अच्छा। और लंबा घूंघट महिलाओं को एक आज़ादी देता है कि वे बिना अपनी पहचान जाहिर किए सामूहिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। जब वे एक साथ घूमती हैं तो उनके घाघरे का घेरा एक बहते हुए इंद्रधनुष जैसा लगता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों में कुछ और दिलचस्प लोक नृत्यों का भी जिक्र है, जैसे असम का बिहू, महाराष्ट्र का लावणी और पूर्वी भारत का छऊ। हाँ, बिहू असम में वसंत के आगमन का जश्न है जो युवा ऊर्जा और प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाता है। और लावणी? महाराष्ट्र की लावणी एक बहुत ही जटिल कला है। ये ढोलक की तेज थाप पर किया जाने वाला एक आकर्षक नृत्य है, लेकिन इसके गीतों में अक्सर सामाजिक और राजनीतिक कटाक्ष भी होता है। अच्छा। ये तमाशा लोक थिएटर का एक अहम हिस्सा है। और छऊ तो नृत्य और युद्ध कला का संगम है। इसमें मुखौटे पहनते हैं ना? हाँ जी, नर्तक बड़े बड़े मुखौटे पहनकर पौराणिक लड़ाइयों को दर्शाते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली और मर्दाना नृत्य माना जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने शास्त्रीय व्याकरण की सटीकता से लेकर लोक परंपराओं की बेफिक्र ऊर्जा तक का सफर तय किया। ये साफ है कि भारत में नृत्य सिर्फ कला नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। हर नृत्य रूप में आपको समाज की संरचना, इतिहास के उतार चढ़ाव और लोगों की आस्था की झलक मिलती है। जैसे भरतनाट्यम का पुनर्जन्म। बिल्कुल, वो हमें बताता है कि एक कला कैसे सामाजिक बदलावों से जूझकर खुद को बचाती है। हाँ। कथक हमें संस्कृतियों के संगम की कहानी सुनाता है। और गरबा और भांगड़ा हमें समुदाय की ताकत का एहसास कराते हैं। सही कहा। बिल्कुल। आज की चर्चा का सार शायद यही है कि हर नृत्य की अपनी एक भाषा है। कुछ की भाषा व्याकरण और नियमों से बंधी है, तो कुछ की भाषा दिल की धड़कन और जमीन की लय से निकलती है। बहुत खूब कहा आपने। कथकली का विस्तृत मेकअप, कुचिपुड़ी का थाली पर संतुलन, ओडिसी की त्रिभंग मुद्रा या भांगड़ा की बेजोड़ ऊर्जा, ये सभी भारत की विविधता में एकता की कहानी कहते हैं। सही कहा। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये लगातार लिखी जा रही है। यही मेरा अगला सवाल होने वाला था। आज हमने नृत्यों के स्थापित रूपों की बात की, पर इस सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है कि आज के कलाकार इन प्राचीन कला रूपों का इस्तेमाल आधुनिक कहानियों को बताने के लिए कैसे कर रहे हैं। क्या एक भरतनाट्यम नृत्यांगना आज पर्यावरण या मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर नृत्य कर सकती है? परंपरा और नवीनता के बीच ये टकराव या संगम कैसा दिखता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें शायद एक और गहरी चर्चा की जरूरत